नमस्कार, मेरा नाम है पुष्पेंद्र। दिन है गुरुवार, तारीख है 28 दिसंबर और आप सुन रहे हैं रेडियो भारती। सबसे पहले हेडलाइन। घने कोहरे की चपेट में उत्तर भारत, कई ट्रेनों की रुकी रफ्तार, दिल्ली से उड़ान भरने वाली कई फ्लाइट्स लेट। भारत जोड़ो के बाद अब राहुल की न्याय यात्रा, 14 राज्यों के लिए कांग्रेस का मेगा प्लान तैयार। पश्चिम अफ्रीका देश लाइबेरिया में ईंधन के टैंकर में हुआ जोरदार विस्फोट, 40 लोगों की मौत, कई घायल। अमेरिका के 2 एयरपोर्ट पर फिलिस्तीनियों का प्रदर्शन, दर्जन भर लोग गिरफ्तार, राहगीरों पर भी किया हमला। मुंबई स्थित आरबीआई के ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी देने के मामले में मुंबई की क्राइम ब्रांच ने 3 लोगों को पकड़ा। आईपीओ को लेकर लोगों में काफी क्रेज देखने को मिल रहा है। आईपीओ के जरिए दिसंबर में लगभग 12 कंपनियों ने 8,931.69 करोड़ रुपए जुटाए। डीन एल्गर ने विदाई टेस्ट सीरीज को बनाया यादगार, तूफानी शतक जड़कर हासिल किया बड़ा कीर्तिमान। भूपिंदर सिंह बाजवा को फिर बनाया गया कुश्ती संघ का अध्यक्ष। अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रीय राजधानी समेत पूरा उत्तर भारत घने कोहरे की चपेट में है। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, पंजाब के अलावा कई राज्य शीतलहर की चपेट में हैं। मौसम विभाग का कहना है कि पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के अधिकांश भाग और उत्तरी राजस्थान में कोहरे का असर बहुत अधिक रहेगा। लोगों को अत्यधिक सावधानी के साथ गाड़ी चलाने का सुझाव दिया जाता है। घने कोहरे की वजह से कई ट्रेन और फ्लाइट्स की रफ्तार भी थम गई है। उत्तर भारत से होकर गुजरने वाली कई राजधानी व वंदे भारत समेत 25 से अधिक ट्रेनें करीब 2 से 7 घंटे तक लेट चल रही हैं। हिंदी पट्टी के 3 प्रमुख राज्यों में हार को पीछे छोड़ते हुए अगले साल आम चुनावों से पहले कांग्रेस अपने जनाधार को मजबूत करने के लिए राहुल गांधी के नेतृत्व में 14 जनवरी से मणिपुर से मुंबई तक भारत न्याय यात्रा निकालने जा रही है। पूरब से पश्चिम तक की यह यात्रा 67 दिनों की अवधि में 14 राज्यों के 85 जिलों से होकर गुजरेगी। पार्टी को भरोसा है कि यह यात्रा उसके लिए राहुल गांधी की भारत जोड़ो पदयात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक की तरह मददगार साबित होगी। न्याय यात्रा 6200 किलोमीटर की होगी और यह ज्यादातर बसों पर होगी। बीच बीच में यह पदयात्रा का भी रूप लेगी। इसका समापन 20 मार्च को मुंबई में होगा। पश्चिम अफ्रीकी देश के लोअर बोंग काउंटी के टोटोआ में मंगलवार देर रात ईंधन ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ट्रक के दुर्घटनाग्रस्त होने के तुरंत बाद उसमें विस्फोट हो गया। घटनास्थल पर मौजूद कई लोग इस विस्फोट में मारे गए और कई लोग घायल भी हो गए। पश्चिम अफ्रीकी देश के मुख्य चिकित्सा अधिकारी फ्रांसिस कटे ने बुधवार को कहा कि उत्तर मध्य लाइबेरिया में एक गैस टैंकर में विस्फोट के बाद कम से कम 40 लोगों की मौत हो गई। फिलिस्तीन समर्थक प्रदर्शनकारियों ने बुधवार को लॉस एंजलिस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और न्यूयॉर्क के जॉन एंड कैनेडी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास सुबह यातायात अवरुद्ध कर दिया, जो देश के सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डों में से 2 हैं। लॉस एंजलिस पुलिस विभाग ने कहा कि LAX में 36 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जहां प्रदर्शनकारी अनियंत्रित हो गए थे। पुलिस ने एक बयान में कहा कि प्रदर्शनकारियों ने एक पुलिस अधिकारी को जमीन पर फेंक दिया। हवाई अड्डे की ओर जाने वाली सड़क को बाधित करने के लिए निर्माण मलबे, सड़क के संकेतों, पेड़ की शाखाओं और कंक्रीट के ब्लॉकों का इस्तेमाल किया, जबकि उनके वाहनों में शामिल नहीं हुए राहगीरों पर भी हमला किया। मुंबई स्थित भारतीय रिजर्व बैंक के ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी देने के मामले में मुंबई की क्राइम ब्रांच ने 3 लोगों को पकड़ा है। इन लोगों ने ईमेल के जरिए रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के इस्तीफे की मांग भी की थी। जांच करते हुए क्राइम ब्रांच की टीम ने 3 लोगों को वडोदरा से हिरासत में लिया है। गौरतलब है कि भेजे गए ईमेल में देश में प्राइवेट सेक्टर के सबसे बड़े बैंक HDFC समेत ही ICICI बैंक में भी बम रखे जाने की धमकी दी थी। आईपीओ को लेकर लोगों में काफी क्रेज देखने को मिल रहा है। आईपीओ के जरिए दिसंबर में लगभग 12 कंपनियों ने 8,931.69 करोड़ रुपए जुटाए। इस संदर्भ में दिसंबर 2023 2 साल का सबसे बेहतर महीना रहा। इससे पहले 2021 में दिसंबर के महीने में ही 11 कंपनियों ने आईपीओ से 9,534 करोड़ रुपए जुटाए थे। एक्सपर्ट्स के मुताबिक दिसंबर 2023 में 12 कंपनियों का आईपीओ खुला है। इस सप्ताह 6 कंपनियां अपने आईपीओ के बाद लिस्ट हुई और एक कंपनी गुरुवार से कारोबार शुरू करेगी। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच सेंचुरियन में पहले टेस्ट के दूसरे दिन के खेल में भारत 245 रन बनाकर ऑल आउट हुआ।
वहीं साउथ अफ्रीका की टीम की तरफ से पहली पारी में डीन एल्गर ने शानदार शतक जमाया और टीम को मजबूती दिलाई। दूसरे दिन के खेल समाप्त होने तक साउथ अफ्रीका ने भारत पर 11 रन की बढ़त बना ली है। डीन एल्गर ने 141 गेंदों का सामना करते हुए शतक जमाया और उन्होंने एक बड़ा मुकाम हासिल किया। भूपिंदर सिंह बाजवा की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय तदर्थ समिति निलंबित किए गए भारतीय कुश्ती महासंघ का दैनिक कामकाज देखेगी। भारतीय ओलंपिक संघ ने बुधवार को तदर्थ समिति का गठन किया, जिसके अन्य 2 सदस्य पूर्व हॉकी खिलाड़ी एम सुमैया और पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी मंजूषा कंवर हैं। भारतीय वुशु संघ के अध्यक्ष बाजवा पूर्व में नियुक्त तदर्थ समिति के भी अध्यक्ष थे। खेल मंत्रालय ने नियमों का पालन नहीं करने पर रविवार को WFI को निलंबित कर दिया था, जिसके नए पदाधिकारी 21 दिसंबर को चुने गए थे। अब हम लेते हैं आपसे अलविदा इस वादे के साथ कि आप बने रहेंगे रेडियो भारती के साथ। धन्यवाद।